सीरियस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अनुसूची 10 पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, पर ऐसे छोटे एग्जाम्स में सीधा पूछेगा कि 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है। बड़े एग्जाम में इसके कारण और इसके प्रभाव और इसके अपवाद, ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों ही प्रोस्पेक्टिवली से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे डिस्कस कर लेना सही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 10वीं अनुसूची है क्या? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये तो छोटे एग्जाम के हिसाब से बना। कहने का मतलब कि जो आपके एसएससी बैंक्स वगैरह में आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के हिसाब से, इवन कुछ एक पीसीएस और लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी है और एसएससी एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त आगे जो हम लोग एलोबरेटली और ब्रीफली पूरा एक्सप्लेनेशन वाला खोलेंगे, वो आपको मेंस में पेपर 2 में भी आता है। ठीक है, तो दोनों की तैयारी एक ही साथ हो जाएगी, दोनों पे कमांड एक साथ हो जाएगी। ठीक है, अमेंडमेंट कौन सा है? 52 है और लाया कब था? 1985 में। शेड्यूल कौन सी है? 10वीं है। टोटल शेड्यूल अभी कितनी है हमारे पास? 12 है। पर जब देश संविधान हमारा बना था तो उस समय हमारे पास शेड्यूल 8 थी। समय के साथ साथ लाई गई शेड्यूल्स ऐड की गई 9, 10, 11, 12। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि 9 में क्या था, 10 में क्या था, 10 में तो ये कर ही रहे हैं, 11 में क्या था आपका पंचायती राज, है ना, फिर 11 में आपका म्युनिसिपैलिटीज पंचायती राज को एक्सटेंड किया गया। ये दल बदल है क्या और इसमें क्या सदस्यों का अयोग्य कैसे ठहराने का प्रावधान है? अब यहाँ पे शुरू होता है खेल टिपिकल क्वेश्चन का। ठीक है, दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग वोट डालते हैं और नेता परेता में इधर चले आते हैं, उधर चले आते हैं, लाभ के उद्देश्य से आते हैं राजनीति में। इसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको लाया गया, है ना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी आखिर इस एंटी डिफेक्शन लॉ की? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम और सामूहिक आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही दलों में मिलने वाली सामूहिक जनादेशों की अनदेखी की जाने लगी। कब हुई? ये आप देखते हैं, अगर आपने ब्रीफली बुक्स को पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत को, तो विधायकों और सांसदों के जोड़ और तोड़ की सरकार बनने गिरने लगी। 1960 से 70 के दशक में ये सब ज्यादा हो गया था। आयाराम और गयाराम की अवधारणा प्रचलित हो गई थी, मतलब लाभ के उद्देश्य से गंगा नहा लेना, उस टाइप का है ना मुहावरा, ये लाभ के उद्देश्य से। तभी ये अमेंडमेंट किया गया आपका, 52 अमेंडमेंट किया गया 1982 में। ठीक, जल्दी दलों को मिलने वाले जनादेश का उल्लंघन करने लगे। जनादेश मतलब जो हमारे द्वारा एक वोट दिया जाता है, एक जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, उसी प्रकार एक एक वोट से एक नेता आगे बढ़ता है ना। ये धूर्त होने लगे थे समय के साथ। सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से तथा रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी थी। अतः 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया 1985 में 52 अमेंडमेंट से। अब ये देखो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सीधे सीधे कि क्या पैरामीटर्स हैं कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो यही है बेसिकली, ये पैरामीटर्स हैं, इन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि मतलब कि जो खड़ा है ना, जो मतलब जिसको हम वोट देते हैं, जो नेता खड़ा है इलेक्शन में, उसको जनप्रतिनिधि बोला जाता है। यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, पहला पॉइंट, ठीक है, अपनी विलिंगफुल फीलिंग पावर से छोड़ देता है। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तब दल बदल का नियम लागू होगा। यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट किया जाता है, अगेंस्ट टू व्हीप,
यानी सब पार्टी एकमत है, यूनानिमस है, और एक बंदा या कोई दो बंदे या तीन बंदे अलग विचारधारा रखते हैं। यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है ना, अपनी पार्टी में जो वोटिंग होती है उसको अलग रखता है स्वयं को। 4 पॉइंट हो गए। 6 महीने की समाप्ति के बाद भी यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, मनोनीत वह है जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, मैंने बताया था अनुच्छेद 80(3) है ना, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान, ये होते हैं मनोनीत। इसके अतिरिक्त विधान परिषद में 1/6 जो राज्यपाल नामित करता है, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता में, वे जो राजनीतिक दल में आ जाए। मान लो कि सचिन तेंदुलकर थे जो अगर राज्यसभा में है और ये अगर लोकसभा में आ जाएं तो इनको दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस क्या है, इस कानून के एक्सेप्शन है, अपवाद जो कि इनको बचाते हैं, वे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, और जब वह पद छोड़ता है तो फिर पार्टी में शामिल हो सकता है। देखो, सबसे बड़ा इसका डिमेरिट यही है कि यदि कोई व्यक्ति स्पीकर है यानी लोकसभा अध्यक्ष है, अध्यक्ष या फिर विधानसभा में है, तो उसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और वह पद छोड़ सकता है, तो फिर पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाता। ठीक है, यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया तो उस पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। सबसे बड़ा डीमेरिट, कहने का मतलब जैसे कि कांग्रेस से 1/3 मेंबर जो है MLA, अगर 1/3 मेंबर किसी राज्य की विधानसभा में, है ना, किसी भी राज्य की विधानसभा में 1/3 मेंबर यदि बोल दे कि हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जैसे 100 है लोग पूरी विधानसभा में, तो 100 का 1/3 हो गया 33 मेंबर ने अगर कलेक्टिवली बोल दिया कि हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उनके ऊपर दल बदल लागू नहीं होगा। सबसे बड़ा डीमेरिट ये होता ही है। केंद्र में जिसकी सरकार रहती है वे अपने लाभ के उद्देश्य से राज्य में अनुचित दबाव बनाती है तो वे टूट जाते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ते हैं? दल बदल विरोधी कानून एक उचित सुधार था, लेकिन इसके अपवादों ने इस कानून की मारक क्षमता को कम कर दिया। जो दल बदल पहले एकल होता था अब सामूहिक तौर पर होने लग गया, जो दिखता भी है। राजस्थान ले लो चाहे महाराष्ट्र ले लो, केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्य में यदि नहीं हुई तो कोई ना कोई दल बदल होगा। और केंद्र में यदि किसी की सरकार है और राज्य में अलग सरकार है तो ये मान लो कि राष्ट्रपति शासन लगेगा और राज्यपाल शासन लगेगा। वही 356 आर्टिकल आपका लग जाएगा। राज्यपाल वो कारण दे देंगे, मतलब अनावश्यक कारण बता देंगे कि राज्य की मशीनरी विफल हो गई, वहां पे राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति की अनुशंसा पे केंद्र का नुमाइंदा होके वहां की मशीनरी चलाएगा और अपने विवेकाधिकार का अनुचित प्रयोग करेगा। इसी शब्द को बोला जाता है विधान भवन वर्सेस राजभवन, यदि निबंध में लिखना हो कभी। ये सबसे बड़ा गतिरोध होता है। अतः वर्ष 2003 में संसद को 51वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दल बदल को भी ऐसे वैधानिक कर दिया गया है। ठीक है, आगे की राह क्या है, मतलब हमें आगे क्या मतलब पॉइंट्स ऑफ करने चाहिए, ऐसी चीजें जो चेंजेस करने चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ या 10वीं अनुसूची में, कि जिससे दल बदल ना हो और जनादेश हमारा सही जगह प्रयोग हो। हम लोग वोट तो दे देते हैं, वोट देने के दिन के बाद हम लोग ये नहीं सोचते कि योजनाएं ये लोग लगाएंगे कि नहीं लाएंगे, पर ये अपने धन कमाने के चक्कर में अपना बस इधर से उधर दल बदलते हैं, पैसे की खरीद फरोख्त में सीटें बेचते और खरीदते हैं, जो कि ये सर्वथा गलत है। दल बदल विरोधी कानून संसद की अतिरिक्त आंतरिक राजनीति और सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। लेकिन दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में ये कथन सटीक बैठता है कि इलाज ही अब स्वयं बीमारी बन गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ को जिस पैरामीटर से बनाया था इसके अंदर डिमेरिट्स इतने थे कि डिसाइड होना मुश्किल हो जाता था। जैसे दल बदल कानून जब लागू होगा किसी सदन में तो उसको निर्धारित करेगा कौन? अध्यक्ष करेगा सदन का। सदन का अध्यक्ष कौन होगा? जिसके पास मेंबर्स ज्यादा होंगे, जिसकी पार्टी बड़ी होगी, वही बनता है अमूमन, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कानून में कुछ प्रावधानों में विसंगति युक्त है। उदाहरण के लिए यदि कोई अपनी ही पार्टी के फैसले की सार्वजनिक आलोचना करता है तो यह माना जाता है कि संबंधित सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से दल छोड़ना चाहता है। यह प्रावधान पार्टी को किसी स्थिति में मनमाफिक व्याख्या की सुविधा प्रदान करता है
और दल बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सुशासन और शासन की अगर अवधारणा आपने पढ़ी होगी तो इस शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा, अन्यथा नहीं। शासन में यदि सु जैसा उपसर्ग, सु मतलब सर्वथा शुभ, शुभ की आसक्ति भाव जो रखता हो शब्द, वह सुशासन। सुशासन के कुछ एक घटक होते हैं, 5 से 6 तत्वों इसमें निहित होते हैं, तब जाके सुशासन की अवधारणा फलित होती है, अन्यथा वे अपने मूल स्वरूप में शासन ही बन के रह जाता है। आज प्रत्येक राज्य और केंद्र हर जगह सुशासन जैसी अवधारणाएं लागू हो रही हैं। इसी के एवज में ई शासन भी एक प्रकार का है। जब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सुशासन को गवर्न किया जाता है तो वह ई सुशासन कहलाता है, लेकिन इसे परिष्कृत किए जाने की जरूरत है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो सकता है। इसके ऊपर कुछ एक कमेटियां भी आई थी जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं ये प्रीलिम्स में, और मेंस में वे फॉरवर्ड लिखने के लिए कि किन किन कमेटियों ने अनुशंसाएं दी। जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को योग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए। पर करता कौन है? अध्यक्ष करता है, सदन का अध्यक्ष करता है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि आपने चोर के हाथ में लाठी दे दी। कहने का तात्पर्य दूसरे शब्दों में है, मतलब व्यंग्यात्मक है, ठीक है। विधि आयोग आपको पता ही है, अभी हाल में 22वां विधि आयोग बनाया गया है हमारा। विधि आयोग 3 साल के लिए काम करता है, अगर पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो 3 साल के लिए काम करता है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है हेड, या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है रिटायर्ड। 3 साल के लिए काम करता है। फरवरी में 22वां विधि आयोग बनाया गया। विधि तो वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था, चुनाव से पूर्व या 2 से अधिक पार्टियां यदि गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती है तो दल बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन कोई एक पार्टी के तौर पर अपना माना जाए, ठीक है। ये लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस थी। अगर जिसने डिस्क्रिप्टिव बुक को ठीक से पढ़ा होगा वो इसे डाल सकता है। राजनीतिक पार्टियों को व्हीप, दल के पक्ष में वोट ना देने या किसी भी पक्ष को वोट ना देने की स्थिति में अयोग्य घोषित करने का आदेश। राजनीतिक पार्टियों को व्हीप, दल के पक्ष में वोट ना देने या किसी भी पक्ष को वोट ना देने की स्थिति में अयोग्य घोषित करना है। यानी आपकी जो राजनीतिक पार्टी है, कोई भी पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस, उसके अंदर में अगर विपक्ष में अगर वोट नहीं देता, रिमेन कांस्टेंट रहता है, तब भी उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। केवल तभी जारी करनी चाहिए जब सरकार खतरे में हो। चुनाव आयोग का मत है ये, ठीक है। चुनाव आयोग का विचार है कि इस संबंध में अपनी स्वयं की भूमिका व्यापक होनी चाहिए। अतः 10वीं अनुसूची के तहत आयोग की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता की जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन को चाहे केंद्र सरकार माने या ना माने, और सरकार आपको पता है किसके द्वारा संचालित होती है। जहाँ पे नेताओं का वेटेज ज्यादा है उससे संचालित होती है। कोई भी नहीं चाहता इस प्रकार की रिकमेंडेशन को फॉलो करना। बेसिकली रिकमेंडेशंस जजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स द्वारा आती है। नो डाउट वो रिफाइंड बहुत होती है, पर इस तथ्य को हम लिख नहीं सकते हैं, केवल अपनी अप्रत्यक्ष चर्चा कर सकते हैं। 10वीं अनुसूची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 अमेंडमेंट से इसको शामिल किया गया 1985 में। डीमेरिट और मेरिट इसके क्या थे कि मेरिट यही थे कि 1960-70 में जितने भी गठजोड़ हुए और उनको गठजोड़ किस प्रकार से हुए कि पद की आसक्ति और लाभ की आसक्ति से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना। यहाँ पे सबसे बड़ा इसका डीमेरिट यही है कि अगर कोई सांसद या विधायक अयोग्य है तो सदन का अध्यक्ष निर्धारित करता है, किंतु रिकमेंडेशन ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्धारित करे और वह चुनाव आयोग की अनुशंसा पे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। चुनाव आयोग इसके स्टैचुरी बॉडी है। आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। केवल वे सलाह दे सकती है, काम करती है, अपना चुनाव कंडक्ट करती है। कौन से चुनाव कंडक्ट करती है? एक तो आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं जो वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा भी देखती है। इसके अतिरिक्त स्टेट इलेक्शंस भी देखती है जो आपकी विधानसभा के चुनाव होते हैं। किंतु पंचायती चुनाव 243 में उल्लेख किया गया है। 243 जे, आई थिंक, हाँ 243 जे में उल्लेख किया गया। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ था। एग्जाम में कई बार आया हुआ है, प्रीलिम्स के हिसाब से तो बहुत बार आया है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन में आ जाएगा।
पर अगर तथ्य बना के आए कि 1/3 विधायक हो अगर दूसरे हाउस में जाए तो यह पॉसिबल है। कब इसको अयोग्य घोषित किया जाएगा मेंबर्स को? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में दोनों जगह लगता है, क्योंकि हमने सेम फेडरल और यूनिटरी का सेम कॉम्पोजिशन से जो स्ट्रक्चर अपनाया है द्विसदनीय व्यवस्था में, संसद में और विधानसभा में या विधानमंडल में सेम है, सेम काम करता है। एक केंद्र पे काम करता है, एक राज्य पे, बस फर्क इतना है। तो ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग को ये मगअप कर लेना चाहिए टॉपिक। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा जो ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के भी हिसाब से लिखने योग्य हो। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर एज योर विल पावर।